Assalamualaikum students, welcome to my channel. As we have completed all the topics of unit number 15, इस वीडियो में अब हम उसके शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे. So let's start. Question number 1. Why can gravitation not account for the formation of molecules? कि gravitation जो है formation of molecules में क्यों हम इसको काउंट नहीं करते? ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे कि ग्रेविटेशन इज़ फार टू वीक टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट इनफ टू होल्ड टुगेदर. इस पूरे को मैं बता देती हूँ इजी वर्डिंग्स में कि ये क्या लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशन जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा वीक फोर्स है, ठीक है, और ये फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और इतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि ये एटम्स को ज्वाइन कर सके ताकि वो मॉलिक्यूल्स बन सकें. ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, स्ट्रक्चर्स में, जैसे कि स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़े मासेस की चीज़ें हैं, इन पे ग्रेविटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा असर करती है. और ये जो फोर्स होती है, जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स होती है, वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है. ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसमें, बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो इंटरेक्शन हो रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना, ये स्ट्रॉन्गर होती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से. अच्छा जी, और उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है, ग्रेविटेशन जो है वो बहुत उसकी वीकनेस की वजह से वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम इसको अकाउंट नहीं करते. ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, short question number 2. Why don't two books on the desk attract each other gravitationally? Respect Newton's law of gravitation. वो यहाँ पे कह रहे हैं कि दो बुक्स जो हैं अगर वो डेस्क के ऊपर रखी हुई हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही. ठीक है, जबकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यही कहता है. ठीक है, तो लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस. क्या कहता है कि हर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. हमने यही पढ़ा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. और जब उसका मास होता है और उसकी फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी. सो फॉर स्मॉल मासेस, तो जिनके मास छोटे होते हैं जैसे बुक्स हो गई, ठीक है, या चेयर हो गया, टेबल हो गया, अर्थ के मास से तो इनका मास कम ही है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके लिए भी बहुत ज़्यादा कम होगी. ठीक है, हेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बुक एक्सट्रीमली वीक ड्यू टू देयर रिलेटिव स्मॉल मासेस. कि इन चीज़ों के मासेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं. सो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बुक्स इज एक्सट्रीमली वीक, उनके मासेस की वजह से बहुत ज़्यादा वीक होती है. ठीक है, क्योंकि उनके मास कम होते हैं. तो और इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है. ठीक है, इन पे फोर्स अप्लाई तो हो रही होती है लेकिन वो नेग्लिजिबल होती है क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Why does an apple fall toward the earth due to the gravity? While the earth do not move towards the apple? ऐसा ही क्यों होता है कि एप्पल जो है वो अर्थ पे गिर जाता है, अर्थ क्यों नहीं एप्पल के ऊपर गिरती? तो ये इसका रीज़न बताएं. तो इसका रीज़न है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई काम करेगा तो उसका कोई ना कोई एक्शन अगर वो करेगा तो उसका रिएक्शन भी ज़रूर होगा लेकिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ड्यू टू वास्ट डिफरेंसेस इन देयर मासेस, कि इनके मासेस के दरमियान में इतना बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हमें मूव होती भी नज़र नहीं आ रही होती. ठीक है, एप्पल की तरफ मूव होती भी अर्थ हमें नज़र नहीं आ रही. वाइल बोथ द एप्पल एंड अर्थ एक्सर्ट ए ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, जबकि क्या हो रहा होता है कि एप्पल भी इसको अपनी तरफ अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है और अर्थ भी एप्पल को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ नहीं खिंच रही. सो दिस मीन इट एक्सेलरेशन इज स्मॉल. इसका मतलब क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन भी बहुत कम होगी और अननोटिसेबल होती है, मतलब वो हमें नोटिस नहीं हो रही होती, हमें नहीं पता चल रहा होता कि अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ आ रही है. और अर्थ मोशन टुवर्ड एप्पल इज नेग्लिजिबल ड्यू टू इट्स मैसिव मास, कि उसका मास बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से अर्थ जो है वो एप्पल की तरफ मूव नहीं कर रही होती. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कैन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव?
क्या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ नेगेटिव हो सकती है? तो हम कह देंगे यस, अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है। एंड नेगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वुड मीन द फील्ड इज डायरेक्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आप लोग ये तो पता होगा आप लोगों को कि नेगेटिव साइन का मतलब हमेशा यही होता है कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। कहीं भी नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है तो मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन जो है वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो हमेशा डायरेक्ट करती है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, हमेशा जारी होती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे, उसके साथ नेगेटिव लगा देंगे। तो फील्ड स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं कि वो नेगेटिव हो सकती है, कि वो अर्थ की सेंटर से दूर जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अराउंड द प्लैनेट? के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, ऐसा कौन सा फैक्टर है या क्या फैक्टर्स हैं अराउंड द प्लैनेट? तो हमने यहाँ लिखना है फैक्टर डिटरमाइनिंग द, वो फैक्टर्स नीचे लिख देंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम डिपेंड ऑन द मास एंड डिस्टेंस। ये जो स्ट्रेंथ है ये किस पे डिपेंड करती है, मास पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमें पता है कि इसका फॉर्मूला है G इज इक्वल्स टू कैपिटल G मल्टीप्लाई बाय M और डिवाइडेड बाय r²। तो जी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मास पे और उसकी डिस्टेंस पे, रेडियस पे, दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फील्ड जो होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा होगी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। फील्ड स्ट्रेंथ और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, तो मास ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्गर फील्ड होगी। ठीक है, और डिस्टेंस और इसके दरमियान में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि ये अपॉन में है ना, तो इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हमारे पास जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा हम क्लोज होते जाएंगे सेंटर के, फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू प्लैनेट्स हैव द सेम मास बट डिफरेंट रेडियाई हाउ वुड देयर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कंपेयर? कि अगर दो प्लैनेट्स हैं, उनका मास सेम है लेकिन उनके रेडियाई डिफरेंट है, रेडियस डिफरेंट है, तो उनकी हम फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम पीछे भी पढ़ के आ चुके हैं कि फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो डिफरेंट रेडियाई का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिफरेंट होगी हर जगह पे। ठीक है, कि जैसे रेडियस यहाँ पे कम है, फिर उस पॉइंट पे कम है, फिर बढ़ता जा रहा है रेडियस, तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिफरेंट होती जाएगी हर पॉइंट पे। इफ टू प्लैनेट हैव सेम मास, अगर इनके मासेस सेम है लेकिन एक का रेडियाई स्मॉल है, तो स्मॉल रेडियाई होगा तो क्या होगा, लार्जर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि रेडियस और ग्रेविटेशनल फील्ड के दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर रेडियस कम होगा, स्मॉलर रेडियाई होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर इफ प्लैनेट हैव ग्रेटर रेडियाई, रेडियस ज़्यादा होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, तो मासेस अगर सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेडियस अगर कम या ज़्यादा होगा तो फिर फील्ड स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ेगा। 7 है, वाई सैटेलाइट्स इन हायर ऑर्बिट हैव लोअर ऑर्बिटल वेलोसिटी? कि जो सैटेलाइट्स हायर ऑर्बिट में होते हैं उनकी वेलोसिटीज इतना लो क्यों होती हैं? ठीक है, उनको लो वेलोसिटी क्यों रिक्वायर्ड होती है? तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी का v इज इक्वल्स टू √gm/r होता है, जब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस r। ठीक है, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r। ये देखिए आप, ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शन g के है और इन्वर्सली प्रोपोर्शन r के है। तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि हायर ऑर्बिट में जाना है ना, तो दूर जाना है, तो इसलिए क्या होगा, उनका जो रेडियस है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम होती जाएगी। तो सैटेलाइट इन हायर ऑर्बिट हैव लार्जर रेडियाई, वो सैटेलाइट जो हायर ऑर्बिट में होते हैं उनको रेडियाई उनका बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी वेलोसिटी कम होती जाती है। एज अ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इंक्रीज, जैसे ही रेडियस इंक्रीज होगा ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता चल गया। अब तक हमने टॉपिक्स में भी डिस्कस किए कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाता है वो फील्ड भी कम होती जाती है, फोर्स भी कम होती जाती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है, विद इंक्रीजिंग द एल्टीट्यूड मतलब हाइट बढ़ी है, रेडियस बढ़ रहा है, हाइट बढ़ी है, एक ही बात है। ठीक है जी, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द मास ऑफ अर्थ अफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ सैटेलाइट टू स्टे इन ऑर्बिट? किस तरह अर्थ का मास जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे इफेक्ट करता है कि अगर किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में रहना है तो मास ऑफ अर्थ का क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब इससे क्या असर होगा उसको। तो हम लिख लेते हैं द मास ऑफ अर्थ इफेक्ट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। मास जो है वो बहुत ज़्यादा असर करता है, क्योंकि मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और एज वी नो दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी हैज़ डायरेक्ट रिलेशन विद द मास, हमें पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने पिछले पॉइंट में भी पढ़ा था, मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मास भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। इफ़ अ सैटेलाइट हैव टू स्टे इन ऑर्बिट नीड फास्टर वेलोसिटी, कि अगर सैटेलाइट को ऑर्बिट में स्टे करना है तो उसको फास्ट वेलोसिटी चाहिए होगी। तो यहाँ पे क्या है कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मास बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग जियोस्टेशनरी सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ सैटेलाइट? कि हमारे पास कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं कि हम अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज़ करें कम्युनिकेशन के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर सैटेलाइट, तो क्या हमें फ़ायदा होगा कि अगर हम जियोस्टेशनरी यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप इसको एक दफ़ा अपने वर्डिंग्स में पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको खुद से लिख सकते हैं कि जो प्राइमरी बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो हमेशा स्टेशनरी रहता है, ठीक है, रिलेटेड स्पेसिफिक पॉइंट पे हमेशा स्टेशनरी रहता है, और जो कवरेज होती है वो कंटिन्यू कवरेज मिलती रहती है, और ये हमारे पास बहुत वाइड कवरेज देता है। इट कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ द अर्थ सर्फेस, बहुत ज़्यादा, मतलब 1/5 अर्थ सर्फेस का जो होता है ये हमें वहाँ तक कवरेज दे रहा होता है, और इसमें कोई कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो अर्थ के साथ साथ घूम रही होती है, तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो अपनी जगह पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकम्युनिकेशन में जो है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमारे पास एक आइडियल सैटेलाइट है, ठीक है, और ये हमें रिलायबल और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफर करती है। अगर लार्ज एरियाज़ में हमें कम्युनिकेशन चाहिए या हमें कोई सर्विसेज करनी है तो ये जियो स्टेशनरी बहुत ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेबल जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स अवेलेबल। हम आप बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। वाई, व्हाट मेजर्स डू वी टेक टू हैंडल द पॉसिबल राइज इन नंबर ऑफ सैटेलाइट? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इनके नंबर्स को और ज़्यादा बढ़ा सकें, ठीक है। डू वी हैव एन इंटरनेशनल रूल या कोई एग्रीमेंट है हमारे पास? तो यहाँ पे लिखते हैं टू मैनेज द वैल्यूएबल जियोस्टेशनरी सैटेलाइट देयर आर इंटरनेशनल रूल्स एंड एग्रीमेंट्स। यहाँ पे हैं कुछ रूल्स और एग्रीमेंट्स जो कि कंट्रोल कौन कर रहा है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इसको कंट्रोल कर रहा है। और इन रूल्स में क्या इंक्लूड होता है कि स्लॉट एलोकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे वो एलोकेट करना है, इनको कहाँ कहाँ पे रखना है, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स को कौन कौन से ऑर्बिट में रखना है, ठीक है। ये कौन हमें मैनेज करता है, ये कौन बताता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बताती है, ताकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि सैटेलाइट्स के दरमियान इंटरफेरेंस हो जाएगी, ठीक है। और ये इस सारे सैटेलाइट्स को एक दूसरे से बहुत स्पेस में रखता है ताकि इनके दरमियान में इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इज इट पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल टू बिकम अ नेगेटिव? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? अगर हो सकती है तो इसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरह की होगी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैन बी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, तो उसमें यू का जो आंसर आया था वो आपने देखा था नेगेटिव आंसर आया था उसकी डेरिवेशन में। तो इस नेगेटिव वैल्यू मीन्स, इस नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बाउंड हुआ हुआ है विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ वो बाउंड है और नहीं निकल सकता जब तक कि उसको कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर टोटल एनर्जी कम होगी जीरो से तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट के अंदर ही रहेगा, और टोटल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जीरो से तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फील्ड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन,
how the gravitational potential energy of a 2-point mass is related to concept of gravitational potential. कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है हमारे पास, ये और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है. इट्स अ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. ठीक है, इसका फॉर्मूला है V = -gm/r. ये डेरिवेशन से ड्राइव करके आया था. और जबकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मास. U = m क्रॉस v. अब इस v की वैल्यू में हम इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -gmm/r. यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है. ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन ये क्या बता रहा है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. इट इंडिकेट द वर्क रिक्वायर्ड, कि हमें जो काम चाहिए होगा कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पॉइंट पर लेकर आना है फील्ड में. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक काम है ग्रेविटेशनल फील्ड इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों का फॉर्मूला भी एक दूसरे में मिक्सअप हो रहा होता है. ओके जी, ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 15 के. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.